नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे यूरिनरी सिस्टम क्या होता है ना, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। यूरिनरी सिस्टम को एक्सक्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं ना, और रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। जो भी हमारा वेस्ट पदार्थ होता है वो यहाँ से बाहर निकलता है ना। इसमें क्या क्या होता है, जैसे देखो एक किडनी होती है ना, अपने दो किडनी होती है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है ना। किडनी होती है, वहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है ना, हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, नेफ्रॉन होते हैं उसमें। किडनी से फिर यूरेटर में जाता है ना। उससे उसके बाद गाल ब्लैडर में और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है ना। इसमें अपन देखेंगे यूरिनरी सिस्टम क्या होता है ना। एक्सक्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंसेस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी है ना। एक्सक्रेशन मतलब कि वो प्रोसेस होती है जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं ना, जो फालतू सब्सटेंस होते हैं, और मेटाबॉलिक के बाद में जो भी वेस्ट बचता है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है ना। इसको एक्सक्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। Although there are various systems in our body that are involved in the excretion process, but urinary system has major excretory capacity. Hence, it is known as major excretory system of human body. It is also known as रीनल सिस्टम है ना, इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो इसमें देखते हैं कि अ पेयर ऑफ किडनी है ना, दो किडनी होती है, एक जोड़ किडनी होती है। यूरेटर्स होते हैं है ना, ये जो पाइप जैसे दिख रहे हैं है ना, इनको यूरेटर्स बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये यूरेटर्स है। यूरिनरी ब्लैडर है ना। और यहाँ पे थोड़ा सा ये मुंह होता है, खुलता है यहाँ पे, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। देन अपन देखते हैं किडनी है ना। किडनी क्या होती है, देर आर प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ आवर बॉडी है ना। इसमें हमारी बॉडी में एक पैर होता है इसका है ना, मतलब एक जोड़ी किडनी होती है, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड होती है। किडनी आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम है ना। जो ये हमारी वर्टिबल कॉलम में होती है ना, उसके साइड में होती है। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन अ कलर है ना, ये रेडिश ब्राउन की होती है कलर में। इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और 5 से 7 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है ना। और इसका वेट देखा जाए तो 120 से 170 ग्राम्स होता है ना। इसमें लेयर्स देखते हैं कौन कौन सी लेयर होती है। सबसे पहले इसमें 3 लेयर होती है ना, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला और रिनल पेल्विस है ना। ये जो बाहर वाली लेयर दिख रही है ना, ये इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं है ना, मतलब आउटर कॉर्टेक्स। इसके अंदर एक और लेयर होती है ना, इसके अंदर एक और लेयर होती है, कॉर्टेक्स और पेल्विस होता है, उसके बीच को इनर मेडुला बोलते हैं ना। इसमें नेफ्रॉन होता है ना। नेफ्रॉन क्या होता है देखते हैं। नेफ्रॉन आर मेजर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है ना। नेफ्रॉन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पेयर्स है ना। किडनी में सबसे मेन काम नेफ्रॉन का ही होता है ना। नेफ्रॉन के जरिए इसमें फिल्ट्रेट होता है ब्लड। इसमें नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं ना, एक तो रीनल कैप्सूल होता है और रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। ये इतना सा कप नुमा आकृति होती है ना, इसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं। और बाकी का जो पूरा सिस्टम होता है रीनल, इसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं ना। ये पाइप ट्यूब जैसा होता है, पाइप जैसा है ना, इसको रीनल ट्यूब्यूल बोलते हैं। रीनल कैप्सूल देखें तो इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी है ना। द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल कैप्सूल इज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है ना। जो भी आर्टरी वेन से जो भी ब्लड आएगा है ना, सबसे पहले यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, भी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 पोर्सन है ना। इसको 2 पोर्सन में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोमेरुलर है ना। ये क्या बंच ऑफ बंच ऑफ कैपिलरीज होता है ना। यहाँ पे बंच टाइप दिख रहा है ना, ये इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं ना। ये क्या कैपिलरी का गुच्छा टाइप होता है। उसके बाद आता है बोमन्स कैप्सूल है ना। ये जो कैप्सूल टाइप दिख रहा है, ये कप नुमा है ना, जिसके अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, उसको बोलते हैं बोमन कैप्सूल है ना। देन आता है रिनल ट्यूबल। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड कंटिन्यूस ऑफ बोन कैप्सूल। रिनल ट्यूबल का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बोमन कैप्सूल से आगे जाता है ना। फिल्टर होने के बाद में ब्लड इस ट्यूब के जरिए जाएगा। रिनल ट्यूबल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट है ना। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले था प्रोक्सिमल कन्विल्टेड
ट्यूबुल है ना, यहाँ से ग्लोमेरुलर से जो ट्यूब जाती है यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब बोलते हैं ना। देन आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को इतना सा बोलते हैं ना, ये लिखा है लूप ऑफ हेनले, इतना सा ये। और तीसरा होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ना, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। लूप ऑफ हेनले कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। लूप ऑफ हेनले को भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डिसेंडिंग लिम्स और असेंडिंग लिम्स है ना। डिसेंडिंग लिम्स मतलब कि जो ये नीचे की साइड जा रहा है ना, ये डिसेंडिंग लिम्स हो गया, और जो ये ऊपर की साइड जा रहा है ये असेंडिंग लिम्स हो गया। देन टाइप ऑफ नेफ्रॉन है ना, नेफ्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, इसमें देखते हैं कि नेफ्रॉन आर बेसिकली 2 टाइप्स है ना। पहला कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन है ना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में क्या होता है, 85% शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है ना। यहाँ पे देखते हैं ये शॉर्ट लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले दिख रहा है, तो इसमें क्या 85% होता है लूप ऑफ हेनले है ना, ये जो लूप दिख रहा है यू टाइप। और जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन में 15% होता है ये लूप ऑफ हेनले है ना। ये फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन, देखते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है यूरिन फार्मेशन की। यूरिन फार्मेशन इज द ब्लड क्लीनिंग फंक्शन है ना। यूरिन फार्मेशन को अपन बोल सकते हैं कि ब्लड का क्लीनिंग करना है ना। जो भी हमारा ब्लड आता है इसमें नेफ्रॉन में, तो ये क्या फिल्ट्रेट करती है हमारी किडनी नेफ्रॉन के जरिए, तो ब्लड क्लीनिंग का काम करता है। नॉर्मली देखा जाए तो कितना 1300 ml ब्लड किडनी में जाता है। किडनी एक्सक्रेटेड द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड अस यूरिन है ना। जो भी ब्लड को फिल्ट्रेट करके जो अनवांटेड सब्सटेंस बचते हैं ना, वेस्ट पदार्थ बचते हैं, वेस्ट मटेरियल, उसको यूरिन के जरिए किडनी बाहर निकाल देती है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इज 1 to 1.5 लीटर्स डेली। नॉर्मली यूरिन कितना 1 से 1.5 लीटर के समथिंग निकलता है ना। फार्मेशन ऑफ यूरिन है ना, इसमें देखते हैं यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है। इट मेनली इन्वॉल्व 3 स्टेप्स है ना। 3 स्टेप में यूरिन का फार्मेशन होता है। सबसे पहले क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है ना। उसके बाद में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में ट्यूबुलर सेक्रेशन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में अपन देखते हैं कि बोमन कैप्सूल में वहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद में ट्यूबुल में जाएगा है ना, वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद में ट्यूबुल सेक्रेशन में जाएगा है ना, वहाँ पर जो भी केमिकल्स होते हैं सेक्रेट होते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में देखते हैं इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच ब्लड इट्स फिल्टर्ड विल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है ना। ब्लड फिल्टर होके ग्लोमेरुलर कैपिलरी के जरिए कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में जाएगा। इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फार्मेशन, यहाँ से फर्स्ट स्टेप चालू हो जाती है। when blood passes through glomerular capillaries the plasma is filtered in Bowman capsule। यहाँ पे ब्लड तो फिल्टर हो गया, लेकिन यहाँ से कहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में है ना। यहाँ से ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का फिल्ट्रेशन तो हो गया ब्लड का, और लेकिन प्लाज्मा का नहीं होता। प्लाज्मा का कहाँ पे होगा बोमन कैप्सूल में होगा है ना। ऑल द सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मा फिल्ट्रेट इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन एंड फिल्ट्रेटेड फ्लूइड इज नॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड है ना। इसमें जो भी सब्सटेंस होता है ना ब्लड का, वो इसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट हो जाता है, सिवाय किसके, प्लाज्मा और प्रोटीन के। प्लाज्मा और प्रोटीन का फिल्ट्रेट नहीं होता है ना। और जो भी फिल्ट्रेटेड रहता है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटेड बोलते हैं ना। देन देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है ना, GFR क्या होता है ये। इट इज डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेटेड फॉर्म इन ऑल नेफ्रॉन किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम है ना। GFR मतलब कि कितना हमारा ब्लड नेफ्रॉन के जरिए फिल्ट्रेट हुआ है ना, पर्टिकुलर समय में कितना फिल्ट्रेट हुआ है। नॉर्मल GFR इज 125 ml पर मिनट है ना। हमारे नेफ्रॉन से कितना फिल्ट्रेट होता है 1 मिनट में, 125 ml, और 3 में बोले तो 180 लीटर डेली है ना। फैक्टर अफेक्टिंग GFR है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं ना,
तो उसमें देखते हैं कि रीनल ब्लड फ्लो है ना, अगर हमारा रीनल ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो और भी ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा ब्लड। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर है ना, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा है ना। जैसे ये बोमन कैप्सूल है, इसके अंदर जो कैपिलरी जाती है, इधर प्रेशर ज़्यादा होता है और इधर ब्लड जाएगा है ना ट्यूब में, तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा ट्यूब में, इसलिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होना ज़रूरी है ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है। हाइड्रोस्टिक प्रेशर इज इन बोवन कैप्सूल है ना, यहाँ बोवन कैप्सूल में हाइड्रोस्टिक प्रेशर रहेगा, तभी अच्छा से फिल्ट्रेट होगा हमारा ब्लड। देन देखते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन है ना। as well clearly shows that about 180 liter filtrated formed per day, but only 1.5 liter urine exuded out from our body. That means about 997 part of filtrated against reabsorption in blood. हम देखते हैं कि बोवन कैप्सूल में 180 लीटर डेली फार्म होता है ना, फिल्ट्रेट होता है ब्लड, उसमें से सिर्फ 1.5 लीटर के लगभग यूरिन एक्सक्रेट होता है ना। तो हम देख सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि 997 पार्ट ऑफ फिल्ट्रेशन एब्जॉर्ब हो गया, हमारे ब्लड में वापस चला गया। किसके थ्रू? ट्यूबुलर के थ्रू। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड अदर नेसेसरी आर रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रीनल ट्यूबल टू ब्लड। इस प्रोसेस में वाटर और दूसरे भी नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ना इस ट्यूबल के जरिए। जब द सब्सटेंस मूव इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड of renal medulla and after that they move into fifth tubule capillary है ना। जो भी रीअब्जॉर्ब हो गया हमारा फ्लूइड वो क्या कहाँ पे जाएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। कहाँ जाएगा? रीनल मेडुला में जाएगा है ना। देन आफ्टर ये कहाँ पे? फिफ्थ ट्यूबुल कैपिलरी में चला जाएगा। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन as the tubular cells reabsorbs only those substances that are necessary for our body. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि जो सेलेक्टिव, इसमें क्या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा है ना, जो भी हमारी बॉडी को ज़रूरत है उसी का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो वेस्ट मटेरियल है उसका एब्जॉर्ब नहीं होगा है ना। असेंशियल सब्सटेंस गेट रीअब्जॉर्ब्ड वेल अनवांटेड सब्सटेंस एक्सक्रेटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी है ना। जो भी हम सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब होगा वो सिर्फ ज़रूरत के ही होंगे है ना, जो भी अनवांटेड सब्सटेंस हो वो बॉडी से बाहर हो जाएंगे। साइट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन है ना, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी साइट होती है रीअब्जॉर्ब करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल है ना, ये अपने यहाँ पे देख सकते हैं नेफ्रॉन में। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्यूबल दिख रही है ना, ये यहाँ तक की, ये इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब है ना। तो यहाँ पर कौन सा रीअब्जॉर्ब होगा, क्या क्या रीअब्जॉर्ब होंगे? तो सबसे पहले ग्लूकोज होगा है ना, एमिनो एसिड्स होंगे, सोडियम पोटेशियम है ना, सोडियम पोटेशियम होंगे, सोडियम क्लोराइड होंगे, सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वाटर है ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर है ना, इन सभी का यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है। देन देखते हैं लूप ऑफ हेनले में क्या क्या होता है। इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही रीअब्जॉर्ब होता है ना, और डिस्टल को ट्यूबल में देखते हैं सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट एंड वाटर, ये तीन यहाँ पे होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल में रीअब्जॉर्ब होता है ना। देन देखते हैं अपन ट्यूबुलर सेक्रेशन है ना। ट्यूबुलर सेक्रेशन किसको बोलते हैं? इट इज़ ए प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू रीनल ट्यूबल है ना। जो भी सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड से रीनल ट्यूबुल में जाते हैं उसको फिर ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं है ना, ट्यूबुल से सेक्रेट हो रहा है। द अनवांटेड सब्सटेंसेस आर दैट नॉट गेट फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड टू बोमन कैप्सूल इन फर्स्ट स्टेप आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू रीनल ट्यूबुलर इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो बोमन कैप्सूल में फिल्टर नहीं हुआ है, जो ब्लड में जो अनवांटेड सब्सटेंस थे है ना, वो फिल्टर नहीं होकर डायरेक्ट रीनल ट्यूबुल में चले जाते हैं इसमें है ना। सब्सटेंस सेक्रेटेड इन डिफरेंट सेगमेंट ऑफ
रीनल ट्यूब्यूल है ना। इसमें इस ट्यूब्यूल में कौन कौन से सब्सटेंस सेक्रेट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन है ना, इनका सेक्रेशन होगा यहाँ पे। लूप ऑफ हेनले में यूरिया का सेक्रेशन होता है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का सेक्रेशन होता है और कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ पोटेशियम का सेक्रेशन होता है ना। देन देखते हैं फंक्शन ऑफ किडनी है ना। किडनी के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। इट हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट का सेक्रेशन करती है किडनी। फिर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखती है ना, एसिड बेस बैलेंस बना के रखती है। अगर एसिड बेस बैलेंस नहीं रहेगा, अगर एसिड बेस बैलेंस नहीं होगा तो एसिडिटी हो जाएगी है ना, लूज मोशन हो जाएगा। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोसिस बाय सेक्रेशन एरिथ्रोप्रोटीन, ऑल्सो इन थ्रोम्बोप्रोटीन्स बाय सेक्रेशन थ्रोम्बोपेप्टिन। ये क्या करती है कि जो एरिथ्रोलाइसिस प्रोसेस होती है उसको भी करती है ना। इट सेक्रेट्स रेनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स है ना, हार्मोन का भी सेक्रेशन करती किडनी। इट आल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करके रखती है ये। अगर फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। इट आल्सो रेगुलेटेड ब्लड कैल्शियम लेवल है ना, ब्लड में कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करके रखती है किडनी। देन देखते हैं यूरेटर्स क्या होता है ना। यूरेटर्स क्या होता है, इसमें क्या, जब किडनी से ब्लड फिल्टर होके यूरेटर्स में जाएगा है ना, जिस ट्यूब में जाते हैं उसको यूरेटर्स बोलते हैं। दे आर पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। इसमें एक अलग अलग किडनी के अलग अलग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिन को किडनी से गाल ब्लैडर की ओर ले जाएगा। द वॉल ऑफ यूरेटर इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स है ना, इसमें 3 लेयर होती है। इसमें इनर म्यूकस लेयर, आउटर फाइब्रस लेयर, देन मिडल म्यूकुलर लेयर है ना। फिर आगे आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन यूरेटर्स के बाद में गाल ब्लैडर में जाता है ना, इसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इट इज़ एन इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर दैट एक्ट्स एज अ कलेक्टर ऑफ यूरिन। ठीक है, पेयर्स लाइक शेप्स होता है ना, इसका पेयर्स लाइक शेप होता है जो कि ब्लड को कलेक्ट करके रखता है, मतलब एक थैली नुमाकृति होती है इसमें है ना। इट लाइज इन पेल्विक कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। द लोअर पार्ट ऑफ ब्लैडर इज नाउन एज बेस ऑफ वेल, अपर पार्ट इज कॉल्ड फंडस। ये ब्लैडर का जो अपर पार्ट होता है उसको फंडस बोलते हैं है ना। इट हैज़ 3 ओपनिंग, 2 फॉर यूरेटर, 1 फॉर यूरेथ्रा है ना। इसमें इस ब्लैडर में 3 ओपन्स होते हैं ना, एक तो 2 तो ये यूरेटर्स की थ्रू इसमें ओपन होते हैं और एक यूरेथ्रा इसमें ओपन्स होते हैं ना। इसमें 4 लेयर्स होती है, आउटर सीरियस लेयर, मस्कुलर लेयर, सब मस्कुलर लेयर और म्यूकस लेयर। देन देखते हैं यूरेथ्रा क्या होता है ना। यूरेथ्रा जो भी गाल ब्लैडर के सबसे नीचे जो ओपन्स होता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। इट इज़ ए कैनल थ्रू विच यूरिन पासेस फ्रॉम ब्लैडर टू आउटसाइड। इट इज़ डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स है ना। देखिए गाल ब्लैडर के बाद में जो भी यूरिन बाहर होता है ना, उस ओपनिंग को यूरेथ्रा बोलते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। देन देखते हैं रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस है ना। किडनी का काम होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का। तो अपन देखते हैं कि एसिड बेस बैलेंस क्या होता है। एसिड बेस बैलेंस इज पार्ट ऑफ हेमोस्टेसिस प्रोसेस डील विथ मेंटेनेंस ऑफ पीएच। एसिड बेस बैलेंस क्या, एक हेमोस्टेसिस का एक पार्ट होता है ना। इसमें क्या होता है, पीएच को मेंटेन करते हैं है ना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन आवर बॉडी occurs दैट स्पेसिफिक पीएच चेंज इन दिस पीएच कैन लीड अ मेजर डिस्टर्बेंस। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती है ना ऐसे पीएच चेंज को लेके, लेकिन इसमें मेजर डिस्टर्बेंस होता है अगर पीएच चेंज नहीं होगा तो है ना।
द नॉर्मल pH वैल्यू ऑफ ब्लड अप्रॉक्स 7.4 एंड सर्वाइवल रेंज ऑफ pH इन ब्लड इज बिटवीन 68 to 80। हमारे ब्लड की जो नॉर्मल pH वैल्यू होती है वो क्या होती है 7.4 होती है ना। और हमारे ब्लड की जो सर्वाइवल रेंज होती है वो 68 to 80 होती है। इफ़ द pH लिमिट क्रॉसेस दिस वैल्यू देन इट मे लीड डेथ, so it becomes very important to maintain pH बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। अगर इस pH की वैल्यू क्रॉस कर जाती है, हमारी pH वैल्यू बढ़ जाती है या फिर घट जाती है तो डेथ भी हो सकती है। इसलिए एसिड बेस बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। नाउ देयर आर वेरियस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी regulate this acid base balance, but the renal mechanism is the most effective final process of acid base balance, which in which kidney play a major role। हमारी बॉडी में कई तरह की मैकेनिज्म रिएक्शंस होती है ना एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो किडनी में होती है वो बहुत मेजर रोल होता है इसका, है ना। बहुत ज़्यादा इसमें एसिड बेस का बैलेंस होता है। रीनल मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस है ना, इसमें मैकेनिज्म में क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस का। तो देखते हैं टू मैकेनिज्म होते हैं। एक तो एक्सक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स, है ना। तो हाइड्रोजन आयन्स में क्या होता है कि अपन देखते हैं कि जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स हो गई है ना, जैसे एक ट्यूब्यूल हुई है ना, ट्यूब्यूल के साइड में और कुछ कैपिलरीज रहेगी है ना, उसमें ब्लड फ्लो होगा, और एक साइड में ल्यूमेन लाइक स्ट्रक्चर होगा, है ना। तो यहाँ से जो यूरिन फ्लो होगा, यहाँ पे क्या क्या रहेगा, CO2 रहेगा और H2O रहेगा, है ना। वाटर रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। CO2 और H2O के रिएक्शन के बाद में H2CO3 बनेगा। फिर ये दोबारा टूटेगा और HCO3 आयन और हाइड्रोजन आयन बनेगा, है ना। इसमें से हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर हो जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, लूमेन में चला जाएगा ये, और हाइड्रोजन आयन यहाँ से बाहर होके एक्सक्रेटेड हो जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं एक्सक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी स्टेप्स क्या होती है, दिस स्टेप मेनली ऑक्योर्स प्रोक्सिमल ट्यूबल्स, CO2 कॉम्बाइंस विथ H2O टू फॉर्म H2CO3, है ना। CO2 क्या वाटर के साथ में कॉम्बिनेशन करके H2CO3 बना लेगी। उसके बाद में H2CO3 डिसेटेड इंटू HCO3 एंड हाइड्रोजन आयन, है ना। फिर से टूटेगी और HCO3 और हाइड्रोजन आयन बनाएगी। फिर हाइड्रोजन आयन सेक्रेटेड इन ल्यूमन इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयन। यहाँ से फिर हाइड्रोजन आयन एक्सक्रेट हो जाएगा और सोडियम आयन इन हो जाएगा, है ना। एक्सचेंज हो जाएगा सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन का। नाउ दिस हाइड्रोजन आयन एक्सट्रेटेड आउट ऑफ फ्रॉम बॉडी थ्रू यूरिन। फिर ये हाइड्रोजन आयन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। देन देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, है ना। हाइड्रोजन आयन में हाइड्रोजन सेक्रेशन हो गया, इसमें देखते हैं बाइकार्बोनेट आयन का कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ये ट्यूबवेल हुई है ना, उसके साइड में ब्लड फ्लो हो रहा है, ल्यूमेन हो रहा है ना। ये इस तरह से देख लेते हैं, इधर ये ब्लड फ्लो हो रहा है और इधर ये ल्यूमेन है, ये सेल है ना। यहाँ से जो भी यूरिन फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो इसमें क्या होता है, लूमेन में सबसे पहले देखे जाए HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन होता है ना। ये कॉम्बिनेशन होकर H2CO3 बनेगा। H2CO3 फिर टूटेगा और CO2 और H2O बनेगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटेगा। देन ये लूमेन से सेल में जाएगा। सेल में जाने के बाद H2O और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होके फिर वही रिएक्शन दोहराएगा वापस, H2O और CO3 बनेगा। उसके बाद में HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन बनाएगा। कॉम्बिनेशन होने के बाद में ये ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इसमें पर्टिकुलर सेल्स होती है रीएब्जॉर्प्शन के लिए, इसलिए ये डायरेक्ट
HCO3 और हाइड्रोजन आयन को रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकते ब्लड सेल से, है ना। इसलिए ये अलग अलग टुकड़ों में टूटेगा, है ना, रिएक्शन होगी। उसके बाद में ये सेल्स H2 और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगी। उसके बाद में फिर से ये रिएक्शन होगी, है ना, रिवर्स रिएक्शन होगी, देन ब्लड रीअब्जॉर्ब कर लेगा इनको। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज हमने देख लिया कि यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है ना। इसमें किडनीज होती है, टू पेयर्स ऑफ किडनी होती है ना, फिर यूरेटर्स होता है, यूरिनरी ब्लैडर, देन यूरेथ्रा होता है। इसमें यूरिन का फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन का फार्मेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है ना। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।